नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हमारे यहाँ भारत में स्वतंत्रता के बाद कह लें या स्वतंत्रता से पहले भी जिस समय ईसाई भारत में शासन कर रहे थे, उस समय से एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हो गया कि साहब जो सिविल सर्वेंट आया है वो भारत में कुछ भी लूटेगा। भारत में लूटता रहा क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो शासन शुरू हुआ वो ब्रिटेन की महारानी का था। तो यहाँ पर जो लोग भी काम कर रहे थे, वॉइस रॉय के अंडर में काम करेंगे या फिर गवर्नर जनरल के अंडर में काम करेंगे। तो इंग्लैंड से जो आएगा उसके लिए दो अदालतें बनाई गई थी, यानी कि अंग्रेजी पर्सन जो इंग्लिश सिटीजन था उसके लिए अलग कोर्ट थी, वो अलग कोर्ट उसके लिए निर्णय करती थी, और बाकी लोगों के लिए अलग कोर्ट थी जिसमें अंग्रेज स्वयं बैठता था, हिंदुस्तान के लोग भी बैठते थे। क्यों ऐसा था? क्योंकि इक्वेलिटी नहीं थी। अब जब यहाँ शासन करने वाले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या बैठते थे वो खूब लूटते थे, वो जो अर्न कर सकते हैं वो करें, लेकिन ब्रिटेन की गवर्नमेंट को सिर्फ इतना मतलब था कि उन्होंने भारत से कितना वेल्थ का ड्रेनेज किया। जो दादा भाई नौरोजी कहा करते थे कि भारत से ड्रेनेज ऑफ वेल्थ पहला उद्देश्य था अंग्रेजों का शासन करना यहाँ उद्देश्य था ही नहीं। तो इसलिए वो यहाँ लूटने आए थे, वो किसी भी कंट्री में लूटने गए थे, तो वहां से लूट लूट कर वो ले जाते थे। हालांकि इंग्लैंड की दशा इस समय बहुत खराब है। स्कॉटलैंड में एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति वहां प्रधानमंत्री बन गए हैं जिसको फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है, और भारतीय मूल के ऋषि सुनक पूरे यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर और वो फर्स्ट मिनिस्टर होता है। स्कॉटलैंड ने उनको वोट इसलिए दिया कि वो स्कॉटलैंड को इंग्लैंड से या मैं कहूँ यूके से, यूनाइटेड किंगडम से मुक्ति करवाएंगे। तो अब वहाँ युद्ध इस बात का चल रहा है कि ऋषि सुनक देश बचाना चाहते हैं और एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति जो फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं वो देश को समाप्त करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। इस बात का वहाँ पर एक द्वंद्व चल रहा है। अब वो द्वंद्व कब खत्म होगा पता नहीं, लेकिन हाँ, जो उन्होंने भारत के लिए किया वो आज उनके साथ हो रहा है, इसमें भी कोई दोहराए नहीं है। खैर, लेकिन भारत में जो उन्होंने लूट की पद्धति स्टैब्लिश की, तो स्वतंत्रता के बाद हमारा दायित्व बनता था कि हम उसको खत्म करें। ये जरूर है कि इंग्लैंड ने अभी अपने यहाँ वो पद्धति समाप्त कर दी है। उनके यहाँ जो सिविल सर्वेंट काम करता है वो एक नौकर मात्र है, उसको सरकार की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। वो सुबह 10 से 6 का नौकरी करता है, और नहीं 10 से 6 करता है तो शिफ्टों में करता है। कुल मिलाकर 3 शिफ्टों में उनको नौकरी करनी पड़ती है। कुछ की ड्यूटी 10 से 6 लगेगी, कुछ की ड्यूटी 6 से 2 लगेगी, कुछ की ड्यूटी 2 बजे से फिर सुबह 10 बजे तक लगेगी। और वो एक मेट्रो से आएंगे, जैसे हमारे यहाँ मेट्रो कहते हैं, वो ट्यूब कहते हैं, ट्यूब से आएंगे, सरकारी बस से आएंगे, दफ्तर में घुस जाएंगे। दफ्तर में घुसने के बाद वो वहाँ काम करेंगे। सरकारी काम के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल होगा, उनके पर्सनल बीवी बच्चे कुत्ते घुमाने के लिए नहीं। और वो अपना बैग लेकर जाएंगे, बैग लेकर चले आएंगे। लेकिन भारत ने वो पद्धति कभी खत्म नहीं की। भारत में स्वतंत्रता के बाद भी चूंकि नेहरू बैठ गए और उनको लगता था कि वो पद्धति बेस्ट पद्धति थी भारत पर शासन करने की, और सौभाग्य से भारत को स्वतंत्रता मिल गई। क्यों? क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था, और वर्ल्ड वार में ये तय हुआ कि यूएनओ बनेगा, और यूएनओ बनते समय ये तय हुआ 1942 में कि उपनिवेशवाद खत्म करना होगा। तो उपनिवेशवाद जब खत्म करना होगा तो भारत को भी स्वतंत्रता मिलेगी, सबको मिली। अब मॉरिशस तो युद्ध करने की स्थिति में नहीं था, मालदीव तो नहीं था, या फिर मैं कहूँ कि श्रीलंका तो नहीं था। ये तो उस समय यूनाइटेड किंगडम से लड़ भी नहीं सकते थे, लेकिन सब स्वतंत्र हुए। ये अलग बात है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में किसको कितनी पावर दी गई, और ये भी अलग बात है कि आज भी ब्रिटेन ये मानकर चलता है कि हाई कमीशन, इसीलिए हाई कमीशन बैठता है कि वो मानकर चलता कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेड तो एक ब्रिटिश है। ऋषि सुनक का विरोध भी इसलिए होता है कि उनका मानना है कि ऋषि सुनक एक हिंदू है, और हिंदुओं ने उनका सारा खेल बिगाड़ा था हिंदुस्तान के अंदर। चूंकि हिंदुस्तान उनके हाथ से चला गया 1942 के बाद, गए तो वो 47 में है, हिंदुस्तान उनके हाथ से चला गया, मतलब साफ था कि हिंदुस्तान के जाने की वजह से उनकी पूरी रियासत संसार भर की चली गई, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन भारत में वो प्रणाली जो उस समय अंग्रेज बाहर से आकर अपनाई थी, वो प्रणाली भारत में जीवित रही। परिणाम ये निकलता रहा कि नेहरू जी के शासनकाल से लेकर अब तक नौकरशाही, कभी कभी तो बहुत अत्याचार भी हो जाते हैं। मैं एक डिप्टी एसपी का
डीएसपी का बयान सुन रहा था कि मुलायम सिंह के समय पर मुख्तार अंसारी जो लाइट गन खरीद रहा था, मशीन गन खरीद रहा था, तो एलएमजी जिसको कहते हैं लाइट मशीन गन खरीद रहा था क्योंकि उसको नित्यानंद को मारना था और नित्यानंद जो हैं वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठा करते थे। इन्होंने उसकी एलएमजी पकड़ ली थी। एलएमजी पकड़ने के बाद बयान रिकॉर्ड कर दिया, एफआईआर कर दिया, तो इनको मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने इनको निपटा दिया। इनको बाद में अंततोगत्वा इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद इनके खिलाफ मुकदमा चला और उनको जेल भेज दिया गया। तो ऐसा भी होता है कि कुछ सरकारें, मुलायम सिंह जैसी सरकारें या कांग्रेस की सरकारों के अंडर में ऐसे आप फैसिलिटी सब लीजिए, सब कुछ करिए, खूब मौज करिए, लेकिन करप्शन करके सरकार को दीजिए, ऐसा भी रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकारें बनी हैं तब से नौकरशाही से मुझे नहीं लगता कि नौकरशाही पर एक्स्ट्रा दबाव बनाने की कोशिश उन्होंने की होगी। फ्री हैंड ज़रूर दिए हैं, उसके अच्छे परिणाम भी होते हैं। फ्री हैंड देने का मतलब है कि ईडी को फ्री हैंड है, सीबीआई को फ्री हैंड है, इनकम टैक्स को फ्री हैंड है, या जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं उनको फ्री हैंड मिला हुआ है कि आप कानून के अनुसार काम करिए। वो तो अच्छा है जितना कर सकते हैं, लेकिन ये भी तय है कि कुछ अधिकारी जिनको वो लगा हुआ है, जिनको लाल बहादुर शास्त्री संस्थान में सिखा दिया कि तुम ही देश के मालिक हो और तुम जो करोगे वही होगा। सरकार तो 5 वर्ष के लिए आती है, उन 5 वर्षों में भी 1 साल तो वो स्वागत समारोह में निकाल देती है, 1 साल अगले चुनाव से पहले शुरू हो जाती है, बीच में मध्यवर्ती चुनाव आ गया तो उसमें लगी रहती है, केंद्र का चुनाव आ गया तो उसमें लगी रहती है, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव आ जाते हैं उनमें लगी रहती है। तो सरकार तो उसी में व्यस्त रहती है। सरकार के मंत्रियों के मन में 1 2 4 काम अगर रहते हैं वो कर दो तो वो खुश रहते हैं और उनको भी कमा कर दो और आप शासन करिए, और आप ही असली शासक हैं जो 20 25 30 साल के लिए बैठते हैं। ये जब उनको सिखा दिया जाए और जिनके दिमाग में ये बात चढ़ जाए तो आप समझिए कि वो निरंकुश हो जाता है। अब निरंकुशता का पैमाना ये है कि एक व्यक्ति तो सरकार के पक्ष में, देश के पक्ष में निरंकुश होता है और एक व्यक्ति देश के पक्ष में निरंकुश नहीं होता, वो अपने पक्ष में निरंकुश होता है। उसके इलस्ट्रेशन आपने सचिन वजह को देखा होगा कि सचिन वजह किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मिलकर वसूलियां कर रहे थे। उनका इलस्ट्रेशन तो वो उनके डीएसपी का भी देखा होगा जो कमिश्नर बन गया था मुंबई का। ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे कि जो फिर धन कमाने पर भी उन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, चूंकि आईएएस कैडर उनके पास आता है, लगातार प्रयास कर रही है। उसमें आपने मिशन कर्मयोगी पीछे सुना होगा, मैंने बताया भी था कि मिशन कर्मयोगी के तहत जिस फील्ड का भी कोई महारथी है, अपनी फील्ड का महारथी अगर वो है और वो सरकार के मिशन कर्मयोगी के तहत जो एक वो एग्ज़ाम छोटा सा करवाते हैं, उसकी पढ़ाई करवाते हैं, वो अगर क्वालिफाई करके सरकार के साथ काम करना चाहता है तो उसको सचिव का दर्जा दिया जा सकता है, उसका प्रमोशन भी किया जा सकता है। ऐसे पदों पर बिठाने के लिए आवश्यक नहीं है कि वो आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ही आया हो। अब ये बात पीछे देखने में आई है कि 150 अधिकारियों का जो प्रमोशन हुआ उनमें से आईएएस कैडर के केवल 50 या 52 अधिकारी थे, कुछ ऐसा डिटेल दिया था जितेंद्र सिंह जी ने पार्लियामेंट में। बाकी सब मिशन कर्मयोगी से आए थे, जो क्लर्क भी थे या मुंशी थे या छोटे पदों पर थे या उनके पास आईएएस क्वालिफाई नहीं थे, लेकिन वो मिशन कर्मयोगी क्वालिफाई करके चले आए थे क्योंकि हमें इफिशियंसी चाहिए, हमें परिणाम चाहिए। ऐसा केंद्र सरकार ने शुरू किया था। अभी उसी क्रम में केंद्र की जो डिपार्टमेंट है उसने, कार्मिक विभाग जिसको कहते हैं, कार्मिक विभाग ने एक चिट्ठी लिखी है सभी सचिवों को लेकर, सभी मुख्य सचिवों को लिखा है जो भारत में उनके लिए काम करते हैं, और उसका हवाला उन्होंने दिया है ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 के नियम नंबर 16(4), यानी कि जो ऑल इंडिया सर्विस है, अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 की नियम नंबर 16(4) में। पहले में जिसको लेकर उन्होंने कहा कि नियम नंबर 14 में एक बात है, इसी एक्ट में ऑल इंडिया सर्विसेज के एक नियम 14(1) में ये लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो काम करता है उसका आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सेवा का कोई भी सदस्य किसी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में सट्टा लगाए। वो सट्टा नहीं लगा सकता, न ही स्टॉक में, न शेयर में, न अन्य जगह पर, कहीं पर भी वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, सरकारी कर्मचारी है तो। यानी कि जो एक फर्स्ट क्लास सर्विस का ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के तहत आता है। अब
बहुत सारे लोग जो कमाते हैं ले कहाँ जाएँ? क्योंकि मोदी सरकार ने एक काम कर दिया, कच्ची कॉलोनियों को पक्का बना दिया और कहा कि इनको रेगुलराइज़ कर दो। रजिस्ट्रियों में आधार कार्ड लगा दिया, बोले रजिस्ट्री में आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड को इनकम टैक्स से जोड़ दिया, आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ रहे हैं। आधार कार्ड को आपके वोटर आईडी कार्ड से जोड़ रहे हैं, यानी कि आपका आधार नंबर डालते ही आपके सारे फसड़े निकल आना। फिर उसके बाद फैमिली कार्ड भी बना रहे हैं, खासतौर से सरकारी कर्मचारियों का। तो फैमिली की पूरी टोटल कितनी इनकम हो रही है पति की, मतलब जो नौकरी कर रहा है वो, उसका स्पाउस, उसके बच्चे, माँ बाप मिलाकर, और उनका क्या हिसाब है, ताकि इन्वेस्टिगेशन करना आसान हो जाए। तो उनको सबको फैमिली कार्ड बना रहे हैं। और हेल्थ के मामले में भी एक हेल्थ कार्ड बना दिया। कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारी जिसको तनख्वाह 60-70-80 हज़ार रुपए मिलती हो, 1 लाख रुपए मिलती हो, वो करोड़ों रुपए का मकान कैसे खरीदता है, ये प्रश्न था सरकार के सामने। तो सरकार ने एक नियम, उस जो ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स है 1968, उसके 16(4) में एक सर्कुलर जारी किया है। उसके लेटर्स सभी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये 3 कैडर सीधे कार्मिक विभाग से कनेक्टेड रहते हैं। उनको कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने पूरे साल के वेतन का 6 महीने का वेतन, अपने पूरे साल का 6 महीने का मूल वेतन अगर किसी स्टॉक में लगा दिया है तो उसको सूचना देना अनिवार्य है। वो सरकार को सूचना देगा कि उसने या उसके परिवार ने कहाँ इन्वेस्टमेंट, कितना, कैसे किया और धन कहाँ से लाया है। तो आप सोच लीजिए कि केंद्र की सरकार जो अंकुश लगाना चाहती है निरंकुश नौकरशाही को, उसका उद्देश्य ये है कि धीरे धीरे इनको सिस्टम में लाओ। एक साथ इनका विरोध करोगे तो फिर हम जानते हैं कि सरकारें गिराने में सक्षम होते हैं, और अव्यवस्था फैला दी तो फिर व्यवस्था संभलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम ही सरकार हैं, हम सॉवरेन हैं। ये सरकार हैं और वो संप्रभु है, इसलिए वो संप्रभुता उनकी कैसे अंडर कंट्रोल हो। तो ये धीरे धीरे करके हर 5-6 महीने में इस प्रकार के रूल बनाकर धीरे धीरे झटका दे रहे हैं। इसको कहना चाहिए जोर का झटका धीरे से लगे। लेकिन आप समझ लीजिए, जैसे ही ये रूल ऑफ कंडक्ट जारी हो जाएंगे, पूरा जो सरकार करना चाहती है, उस समय अगर आपका वेतन 30,000 रुपए है मूल वेतन, और आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं सारे खर्च करके, तो उसमें से कहाँ बचा, कैसा बचा, क्यों बचा, कहाँ रखा, ये सब आपको बताना पड़ेगा। और ये भी संभव है कि केंद्र सरकार इस समय विचार ये कर रही है कि रिटायरमेंट के 10 वर्ष तक आप भारत नहीं छोड़ सकते। ऐसा मैंने सुना है, कोई ऐसा डेटा नहीं है कि 10 वर्ष तक भारत नहीं छोड़ सकते। होता क्या है कि इस तरह के अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी रहते हैं, नेताओं के साथ मिलकर पैदा करते हैं, वो पैसा कहीं विदेशों में इकट्ठा करते थे। इस समय तो विदेशों से, किसी भी संसार के कंट्री से रियल टाइम इंफॉर्मेशन भारत सरकार के पास आती है। भारत सरकार ने वो एग्रीमेंट कर दिए हैं, वो ट्रीटियां साइन कर ली हैं ऑल इंटरनेशनल लेवल पर। तो आप अगर विश्व के किसी भी बैंक में पैसा जमा करेंगे तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन भारत को आएगी, क्योंकि आप भारत के नागरिक होंगे। तो सिटिंग पोजीशन में जो आईएएस ऑफिसर है या सिविल सर्वेंट है, वो जब तक सिटिंग है भारत में, तो भारत का नागरिक है। भारत का नागरिक है तो कहीं भी विदेश में पैसा नहीं जमा कर सकता। अब भारत में उसका पैसा जमा है तो कहाँ ले जाए? तो उन्होंने कहा स्टॉक एक्सचेंज, शेयर या अन्य निवेश जो कर रखे हैं वो आपको बताने पड़ेंगे कि आपने कहाँ कर रखे हैं। दूसरी बात ये भी है कि अगर 10 वर्ष की रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि आप और आपका परिवार नौकरी खत्म होने के 10 वर्ष तक बाहर नहीं जा सकते स्थायी रूप से, और धन नहीं ले जा सकते, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े स्तर पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि आप विश्व के किसी कोने में भी रहें, आपके बच्चे तब तक विदेशों में सेटल नहीं हो सकते जब तक आप रिटायर नहीं हो जाएंगे। तो फिर और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन इस तरह के लगाए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि बच्चों के भी अपने सेपरेट फंडामेंटल राइट्स हैं, ये है वो है, और हवाला भी चलता ही है, हवाले से पैसे बाहर चले ही जाते हैं, तो फिर अभी उस पर पूर्ण रूप से रोक लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार भविष्य में ये सब कुछ करेगी जिससे कि ये करप्शन रोका जा सके। मुझे लगता है अच्छा कदम, और इस तरह के बहुत सारे कदम उठाने चाहिए। हाँ, सरकार का कहना है कि वो बहुत जल्दी, या सरकार का मानना होगा कि वो बहुत तेजी से इस पर कदम नहीं उठा सकता, उसका परिणाम गलत हो सकता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप उस पर कदम उठा रही है। मुझे लगता है सही तरीका, सही दिशा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।